Hello everyone. Today we are going to cover the important questions of the chapter 8 audit report. It will also be including MTP, RTP and previous year questions. So the first question is Messrs Smart and Associates are the statutory auditors of Hot Meals Limited. तो यहाँ पे Messrs Smart and Associates ऑडिटर की फर्म का नाम है और Hot Meals Limited क्लाइंट का नाम है. How will the auditor address the audit report issued on financial statements for the financial year 23-24? Also give the title to the report. तो इसमें हमें बस टाइटल और एड्रेसी को ड्राफ्ट करके शो करना है. तो हमेशा एक ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. एंड एड्रेसी में हम लिखते हैं क्लाइंट की फर्म का नाम. तो इट विल बी टू द मेंबर्स ऑफ हॉट मील्स लिमिटेड. यहाँ पे हमें हमेशा मेंबर्स वर्ड को यूज़ करना है बिकॉज वी आर रेफरिंग टू अ क्लाइंट्स कंपनी. मतलब जैसे हॉट मील्स लिमिटेड तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू द मेंबर्स ऑफ हॉट मील्स लिमिटेड. सेकेंड क्वेश्चन. Richa International is a partnership firm dealing in export of blankets. The partners of the firm are Richa and Ashish. Explain how the statutory auditor of the firm will address the auditor's report. तो इसमें भी हमें एड्रेस करना है. इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऊपर एक फर्म थी जो कि थी हॉट मील्स लिमिटेड, बट यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है. तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हमारे लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा. टाइटल विल बी सेम, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. लेकिन जब हम एड्रेस लिखेंगे तो इट विल बी टू द पार्टनर्स ऑफ रिचा इंटरनेशनल. ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था टू द मेंबर्स ऑफ हॉट मील्स लिमिटेड क्योंकि वहाँ पे फर्म थी, बट यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है वो एक पार्टनरशिप फर्म है. तो इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा टू द पार्टनर्स ऑफ रिचा इंटरनेशनल. थर्ड क्वेश्चन. Messrs Amitabh and Associates are the statutory auditors of Ringston Limited, which is a company engaged in the business of manufacture of pen drive. Auditor has started drafting the audit report. CA Amitabh, engagement partner, is of the view that financial statements of Ringston Limited represent करते हैं true and fair view. इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ड्राफ्टिंग करनी है ऑफ द ओपिनियन पैराग्राफ. जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है जो हम टाइटल और एड्रेस वगैरह के बाद में लिखते हैं, तो उस ओपिनियन पैराग्राफ को यहाँ पे हमें ड्राफ्ट करके शो करना है. तो ओपिनियन पैराग्राफ में दो पैराग्राफ्स होते हैं. जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसमें हम 5 चीज़ों को लिखते हैं और सेकंड वाले पैराग्राफ में हम एक्चुअल अपना ओपिनियन देते हैं एज एन ऑडिटर. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं, जैसे ये वाली मैंने 5 चीज़ें ऑलरेडी नोट डाउन करी हुई हैं. जैसे फर्स्ट होता है हम एंटिटी का नाम लिखते हैं. फिर आप दूसरे में स्टेट करते हो कि आपने ऑडिट करे हैं एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर थर्ड में आप स्टेट करते हो द टाइटल ऑफ दोज एलिमेंट्स कि आपने क्या क्या ऑडिट करा है एफएस का, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस. फोर्थ पॉइंट पे हम लिखते हैं द समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स. एंड फिफ्थ पॉइंट में हम लिखते हैं द पीरियड, मतलब कौन से पीरियड का एक ऑडिटर ने ऑडिट करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. तो जैसा कि इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट वी हैव ऑडिटेड एफएस ऑफ रिंगस्टन लिमिटेड. तो ये एंटिटी का नाम हो गया. विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इन्होंने एफएस को ऑडिट किया है और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स के टाइटल भी स्टेट कर दिए, मतलब जैसे प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट. फिर थर्ड पॉइंट हो गया. अब फोर्थ पॉइंट में इन्होंने नोट्स वाली बात करी है एंड द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विल बी इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये सेम टू सेम फर्स्ट पैराग्राफ में आता ही है. और सेकंड पैराग्राफ में हम क्वेश्चन को देखकर बताते हैं कि आपका कौन सा ओपिनियन आएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, एडवर्स आएगा या फिर डिस्क्लेमर आएगा. तो सेकंड वाले पैराग्राफ में लिखा है इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस. तो ये वाली फर्स्ट लाइन एज इट इज आती है इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशंस गिवन. ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये हमको इन्फॉर्मेशन पूरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया. तो जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि सब कुछ आपका ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है, तो हम उस ट्रू एंड फेयर व्यू को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इन द आंसर वो दे रखा है यहाँ पर. सो इन्होंने लिखा है इन दिस लाइन कि यहाँ पे दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग. ये लाइन लिखनी होती है कि ट्रू और फेयर व्यू हमें मिल रहा है इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया. फोर्थ क्वेश्चन. मेसर्स काइट and Associates are the statutory auditors of Prime Deluxe Limited. At the time of finalizing the report, one of the engagement team member, Mr. Robin,
asks the engagement partner CA Kite as to what all should be included in the basis for opinion paragraph. तो इस क्वेश्चन में दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट कि बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं. इंगेजमेंट पार्टनर एक्सप्लेन द टीम इन डिटेल. बस हमें बस इसका मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन के वो जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे वो 4 पॉइंट्स बताने हैं. तो हम इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे, ड्राफ्ट करके बताना है, सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है. तो सबसे पहले आप लिखोगे वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद. ये वाला सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमने अपना जो ऑडिट करा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करा है. तो ये पहला पॉइंट था उस बेसिस फॉर ओपिनियन में, जिसमें वी हैव 4 पॉइंट्स ऑलरेडी. तो पहला पॉइंट ये वाला कवर हो गया कि वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन अकॉर्डेंस विद 143(10) सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट. फिर हमारा ये सेकंड पॉइंट होता था कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो अलग से रिपोर्ट के एक सेक्शन में लिखी हुई हैं. तो वो हमें रेफ़र करना होता है कि कौन से सेक्शन में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करी गई है. उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट होता है अबाउट कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, उसने सारे कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करा है, उसने सारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करा है. ये हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हुआ करता था कि आपने सब एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करी हैं, वही लिखा हुआ है. और लास्ट पॉइंट होता था कि वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन, जो भी हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आवर ओपिनियन. कि अगर हमें जो भी ओपिनियन देना है एज एन ऑडिटर तो उसका बेस क्या है, हमारे को जो भी एविडेंस मिल रहा है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो यहाँ पे मेन कीवर्ड्स हैं सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस होना. तो ये पूरा आपका बेसिस फॉर ओपिनियन का क्वेश्चन है जो कि ड्राफ्टिंग में आएगा. तो वी हैव टू राइट लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डायमंड शाइन लिमिटेड इज़ अ कंपनी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट. मेसर्स ब्राइट एंड एसोसिएट्स, ये लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है ऑफ द कंपनी. यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ द पैराग्राफ रिलेटेड टू मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर की रिपोर्ट में हमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्क्राइब करना होता है और वो कौन से सेक्शन में कैसे रेफर होता है. सो द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली चीज़ जो कंपनी का BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मैटर्स टू बी स्टेटेड इन सेक्शन 134(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये जो भी आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं ये पूरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू और फेयर व्यू देना है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से. नेक्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स, यहाँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की नहीं बट ऑल्सो अच्छे एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लगाना भी है और हमें एसेट्स को सेफगार्ड करना है मैनेजमेंट को, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इस तरीके से आपको एडिक्वेट कंट्रोल्स लगाने होते हैं सो डैट यू कैन प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड्स एंड अदर इरेगुलरिटीज़ विच आर गोइंग ऑन इन द कंपनी. यहाँ पे लिखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाने वाली बात, एंड देवर सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाने से मतलब नहीं है, दे शुड ऑल्सो ऑपरेट इफेक्टिवली फॉर इंश्योरिंग कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट कंप्लीट हैं या नहीं है. ताकि मतलब हमारा अल्टीमेट गोल इसमें यही है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे शुड बी फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, चाहे फ्रॉड या एरर जिस भी वजह से इंक्लूड हो रहे हैं. इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर असेसिंग कंपनीज एबिलिटी. ये मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि डिफाइन करी गई हैं. एंड दे आर, सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखने के लिए कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक एरर्स और एनीथिंग एल्स, मतलब जो भी अगर हो रहे हैं ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो एक तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसे चेक करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री होने चाहिए फ्रॉम द मटीरियल एरर एंड बायसनेस. और दूसरा यही है कि जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो असेस कर सके कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी की एबिलिटी देखे कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्या ये डिस्क्लोज कर रही है इंपॉर्टेंट एप्लीकेबल मैटर्स या नहीं. तो ये जो है ये 2 चीज़ें आपकी मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो हमें ऑडिटर की रिपोर्ट में शो करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अबाउट ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. So question 6 is Messrs. Ajay Vijay and Associates are the statutory auditors of Sarovar Limited. The company is engaged in the business of manufacture of water bottles
At the time of finalizing the auditor's report, one of the audit team member asked CA Vijay, engagement partner, to advise as to how the auditor's responsibility. तो बस अब हमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हिसाब से ऑडिटर की रिपोर्ट में शो करी जाती हैं. तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वी ऑल नो, इन ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि दे हैव टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आर ओपिनियन. और आपको एक ऐसी ऑडिटर की रिपोर्ट इशू करनी है जिसमें आपका ओपिनियन होगा. तो ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑडिटर के, कि एक तो आपको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है और फिर आपको अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देना होता है. अच्छा, रीजनेबल अश्योरेंस को आप डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज़ द हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट इट इज़ नॉट अ गारंटी कि जो आपका ऑडिट है वो कंडक्ट हुआ है in accordance with the essays. It will always detect a material misstatement when it exists. मतलब हमेशा आप material misstatement detect कर लो, इतना भी चीज़ possible नहीं है. misstatements तो देखो arise हो सकते हैं from the fraud और error and they are considered material, चाहे इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट में. दे कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस. मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी मिस स्टेटमेंट्स है वो मटीरियलिस्टिक तभी कहलाएंगे अगर जो यूजर्स के डिसीजन है वो उससे इफेक्ट हो पाए. सो मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, दे आर कंसिडर्ड मटीरियल सिर्फ तब अगर वो इकोनॉमिक डिसीजंस यूजर्स के इन्फ्लुएंस कर पाए. उन्होंने एक फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ एफ एस इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स एक्स. मतलब इस तरीके से आप फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में. फर्दर डिस्क्रिप्शन जैसे आप अपनी रिपोर्ट में लिखोगे कि और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया गया है अपेंडिक्स एक्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब यहाँ पे आपको अपने आप रेफ़र करना होगा कि हाँ इस वाले पेज पे इस वाले सेक्शन में ऐसे करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. डिस्क्रिप्शन विच इज़ लोकेटेड एट, मतलब जहाँ भी आपने डिस्क्राइब कर रखा है वो वाला पेज नंबर या जो भी आपको स्पेसिफिकली रेफ़र करना है लोकेशन को, वो आप कर सकते हो. एंड दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज वेल, राइट. आ जाते हैं टू द 7th क्वेश्चन. ऑल्सो आई विल बी कवरिंग द टोटल 20 questions here and we are on the 7th question right now. Trust me, there are really important questions और इनमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है and there is no doubt कि इसमें से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आपके RTP MTP के टाइप के questions हैं और उसी टाइप के questions are gonna come. So focus on these questions, do not leave this video. This is really very important for all of you guys. If you're liking it, so please hit the like button and subscribe to the channel so that आपको और भी ज़्यादा benefit मिल सके. This is truly an effort for all of you so that we can just excel into our exams. So let's now continue the video. Okay, so the 7th question we have is, Messrs. TUV Associates are the statutory auditors of Venus Limited. At the time of finalizing the auditor's report, one of the team members asked the engagement partner CA Tarun to explain. आपको यहाँ पे बताना है कि ऑडिटर की रिपोर्ट साइन कैसे होती है, ठीक है. तो इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का बन सकता है कि आप बताओ कि ऑडिटर की रिपोर्ट में साइन कैसे होता है. वो आपको ड्राफ्टिंग करनी है. तो ये ड्राफ्टिंग ही है कि हाउ आर वी गोइंग टू साइन, व्हाट इज़ द मैनर ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट. दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट. सबसे पहले आप अपनी फर्म का नाम लिखते हो, ठीक है. मेसर्स TUV एंड एसोसिएट्स, नीचे लिखते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब ये आपकी फर्म का नाम हो गया. तो फर्म का नाम आया, जैसे ही आपकी फर्म का नाम खत्म हो वहाँ पे फिर उसके नीचे आप लिखोगे आपकी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है. फिर सिग्नेचर करेगा, कौन साइन करेगा, यहाँ पे जो मेंबर है वो साइन करेगा, ठीक है. और फिर आप नीचे लिख दोगे उसी मेंबर का नाम. फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम ऑफ द मेंबर जिसने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करा है. फिर उसका डेजिग्नेशन दोगे, फिर उसका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा उस मेंबर का. एंड लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली एक अलग ही कॉन्सेप्ट है यूडिन का, जो वी विल स्टडी यहाँ पर. तो यूडिन का आपका अल्फा न्यूमेरिक ही 18 डिजिट का नंबर होता है, ये आप बिल्कुल लास्ट में लिखते हो, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सिग्नेचर लिखते हो कि मतलब कौन सी जगह पे बैठकर आपने ये साइन करा है, उस स्टेट का नाम आएगा. और यहाँ पे आप डेट लिखोगे कि आपने किस दिन, मतलब किस डेट पे आपने साइन करा है, ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. कम ऑन टू द 8th क्वेश्चन. Methali Thakur, she is a CA student and she was perusing audit report of a company. Her eyes fell on 18-digit alphanumeric number which is stated at the end of the audit report. जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी चेकआउट करा.
below the signature of auditor and the membership number. Make her understand the objective and significance of such randomly generated number. क्या ये ज़रूरी है सिर्फ आपको ऑडिट रिपोर्ट में ही दिखाना होता है क्या यूडिन नंबर? एक इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है जो एक लाइन का यहाँ आंसर है, और बाकी उन्होंने यूडिन की इंपॉर्टेंस और उसका ऑब्जेक्टिव पूछा है. तो पहले हम बात कर लेते हैं यूडिन है क्या. बस इसमें आपको एक्चुअली में यही बताना है कि इस यूडिन नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो यूडिन क्या है? द 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर एंड इट इज़ नोटिस्ड बाय हर एट द एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. दिस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. ये एक सिस्टम जनरेटेड यूनिक नंबर है. ये सिस्टम जनरेट करता है एंड इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू कर्ब द मैल प्रैक्टिसेस. ये ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया यूडिन को अलग से लिखने जाने का, कि ये एक बेसिक, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस है वो बिल्कुल कर्ब आउट हो सके ऑफ द नॉन सी एज हु आर इम्पर्सोनेटिंग देमसेल्व्स एज सी एज. का मतलब जो नॉन सी एज हैं, जो अपने आप को सी ए दिखाकर अपने आप को ऐसा इम्पर्सोनेट कर रहे हैं दैट दे आर सी एज, और उनके साइंस को फोर्ज कर दिया जा रहा है. तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है इनको ख़त्म करने के लिए यूडिन का कॉन्सेप्ट लाया गया एंड इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग द रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर इशूड बाय प्रैक्टिसिंग सी ए. तो यूडिन से क्या होता है कि मतलब अगर आप यूडिन नंबर लिखते हो तो बिल्कुल कन्फर्मिटी हो जाती है दैट येस यहाँ पे सी ए ही है जिसने साइन करा है और कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई होगी. इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग द रिपोर्ट्स. आप इजीली रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकते हो विच आर इशूड बाय प्रैक्टिसिंग सी एज जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ यूडिन. अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें यूडिन को ऑडिट रिपोर्ट में ही दिखाना होता है, तो ऐसा हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में तो दिखाना ही है, साथ ही जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें भी आप यूडिन को शो आउट करोगे. ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स. ऑल राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9. काइंडली रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली along with me as I'm speaking the questions को पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता what the question is trying to ask. आपको सब कुछ आते हुए भी it is possible that you can write wrong, right? तो question number 9 is CA Maya Memani has conducted audit of the company. She has asked Sana, a CA student undergoing training in her office, to prepare draft audit report. Sana was part of engagement team conducting the audit. She has been further told to draft report expressing an unmodified opinion. आपको एक unmodified opinion को express करना है, मतलब उसकी drafting करनी है. तो इस तरीके से draft होता है. Need for basis of opinion section. Actually अभी हमने देखो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बट इसमें इन्होंने क्या बोला था, शी हैज़ बीन टोल्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट. सो वी ऑल्सो नीड टू रीड आउट द फुल क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ नॉट आस्किंग टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ओनली. इट्स सेड दैट इन्होंने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर लिया था पैराग्राफ विच वॉज कंप्राइजिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बट हमें इसमें ये बताना है सना फील्स नो नीड टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ओपिनियन वाई हर थिंकिंग इज़ नॉट प्रॉपर. हमें बेसिस फॉर ओपिनियन के ऊपर डिस्कस करना है कि बिकॉज सना फील्स दैट बेसिस फॉर ओपिनियन यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग एंड वाई इट इज़ रॉन्ग हमें ये बताना है. सो हमें बताना है व्हाट इज़ द नीड फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन. बेसिस ऑफ ओपिनियन वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट है किसी भी ऑडिट रिपोर्ट का एज पर SS 700. एंड इवन इन द केसेस जहाँ पे आपके भले ही अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दिया जा रहा है, बट वहाँ पे भी हमें बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन को दिखाना इज़ नेसेसरी एंड इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर. बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट अबाउट ऑडिटर्स ओपिनियन की. ऑडिटर ने अपना जो भी ओपिनियन दिया है किस बेसिस पे दिया है वो बताना पड़ेगा, भले ही फिर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड क्यों ना, उससे कोई मतलब नहीं है. आपको ओपिनियन जो आपने दिया है उसका बेसिस तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि सना की थिंकिंग इस क्वेश्चन में प्रॉपर नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. The auditor will evaluate whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the requirements of applicable FRF. This evaluation will include consideration of qualitative aspects. तो इसमें जो auditor है जो evaluate करेगा उस evaluation में we will also include some considerations of qualitative aspects of the entity's practices including indicators of possible bias and management's judgment. तो इन्होंने बस ये बोला है कि यू हैव टू डिस्कस व्हाट आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज़ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. एंटिटी यानी मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसमें क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं
ये बताना है। तो ये कुछ 4 क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। सबसे पहला ये है कि जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बहुत जजमेंट्स करता है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, चाहे क्वालिटी कंट्रोल सेटअप करने में, अबाउट द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, क्या डिस्क्लोज करना है, कितना अमाउंट डिस्क्लोज करना है। तो ये सब चीज़ें जजमेंट की बेसिस पे होती है। तो ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। दूसरा ऐसे 260 के हिसाब से इट विल कंटेन डिस्कशन ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, अलग से डिस्कशन किया जाता है 260 वाले ऐसे के हिसाब से अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। फिर इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, ऑडिटर में हैव बीन अवेयर, ऑडिटर को अवेयर होना चाहिए ऑफ द पॉसिबल, जितना बायसनेस पॉसिबल हो सकती है मैनेजमेंट के जजमेंट में। ऑडिटर में कंक्लूड दैट कुमुलेटिव, अगर आपकी न्यूट्रलिटी लैक कर रही है टुगेदर विद द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, देन इट विल कॉज कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूरे मिसस्टेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे 540 के हिसाब से इट विल एड्रेस द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस डू नॉट कंस्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन अ रीजनेबलनेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ऐसे जो 540 है वो भी इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट का बायसनेस हो सकती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में भी। तो कौन कौन से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स 4 हो गए। सबसे पहला कि मैनेजमेंट बहुत जजमेंट्स करता है कि ऑब्वियसली अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक आपको ऐसे रेफ़र करना है 260 जो कि अलग से उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का डिस्कशन होगा। एक आपको ऐसे रेफ़र करना है 540 जिसमें आपको बताना है कि मैनेजमेंट काफ़ी बायसनेस पॉसिबल है उसके थ्रू इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जब भी आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कर रहे हो उसके इसमें बायसनेस पॉसिबल है। इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस डू नॉट इंडिकेट constitute misstatement for the purpose of drawing conclusions। and the last point आपको बताना है कि जो it will consider the qualitative aspects of entities accounting practices, auditor को aware होना चाहिए possible biasness का in the management's judgment। Alright, now we have question number 11 and as you can see this question has been asked in MTP as well, MTP of August 2018 and December 2021 examination also. So mark it as an important question. The auditor will form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable FRF। इसको आपको explain करना है। अब ये जो क्वेश्चन है 3 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो इसमें केस स्टडी फॉर्म होगी या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन करने को कि ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके मटेरियल रिस्पेक्ट्स में बने हैं या नहीं बने। तो हमें बस इस फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन को एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से एक ओपिनियन फॉर्म किया जाता है अगर आपके कभी भी मिसस्टेटमेंट्स मटीरियलिस्टिक हो। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन, अगर आपको एक ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करना है एज पर ऐसे 700 तो ऑडिटर को कंक्लूड करना पड़ेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस है या आपके एफएस फ्री है या नहीं, इसको एक्सप्लेन करो। या तो वो सीधा केस स्टडी देके सेम चीज़ पूछेंगे कि व्हाट फैक्टर्स शुड यू कंसिडर टू रीच द कंक्लूजन, मतलब हमें ऐसे कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जिससे हम फाइनली अपना ओपिनियन दे सकें। दिस इज ऑल व्हाट दे गोइंग टू आस्क इन द केस स्टडी। सो इस तरीके से वी विल बी रिप्रेजेंटिंग, इट इज़ द सेम पॉइंट्स विच वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द क्वेश्चन एज वेल। सबसे पहला फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ऑडिटर फॉर्म करेगा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमें बस मेनली ये बताना है कि ऑडिटर किस तरीके से एक ओपिनियन फॉर्म करता है जब भी उसको कोई रिपोर्ट देनी होती है। तो ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करता है इस बेसिस पे सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मटीरियल रिस्पेक्ट्स में एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपकी ओपिनियन बने नहीं है। फिर उसके बाद टू फॉर्म, अगर इस ओपिनियन को आपको फॉर्म करना है तो ऑडिटर सबसे पहले सेकंड पॉइंट में ही कंक्लूड कि क्या आपने रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करी है या नहीं करी है, ये देखने के लिए कि आपके एफएस फ्री हैं फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट। एंड लास्टली आप फाइनली कंक्लूजन्स दे देंगे। जब रीजनेबल अश्योरेंस वाली चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी देन यू विल गिव कंक्लूजन्स। 3 चीज़ों में हमें कंक्लूजन्स देने हैं। ऑडिटर कंक्लूड करेगा एज पर ऐसे 330 कि क्या आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है। उसके बाद ऑडिटर कंक्लूड करेगा 450 के हिसाब से कि क्या आपके अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटीरियलिस्टिक तो नहीं है, जो भी गलत मिस स्टेटमेंट्स है क्या वो मटीरियल तो नहीं है इन इंडिविजुअल और एग्रीगेट, ये कंक्लूड करना है। एंड लास्टली आप कंक्लूड करोगे कि आपने क्या क्या इवैल्यूएट करी हैं चीज़ें। सो दिस वाज लाइक 3 पॉइंट्स जो हमें कहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जब भी हम एक ओपिनियन दे रहे होंगे, मतलब इन केस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो क्वेश्चन तीनों तरीके से बन सकता है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12।
An auditor is required to make specific evaluations. ये वाला question 4 to 5 times it has been asked in RTP, MTP or the question paper as well. So इसमें the question asks that the auditor is required to make specific evaluations while forming an opinion in the auditor's report and state them. तो इसमें आपको बताना है कि ऑडिटर कौन कौन से ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को इवैल्यूएट करता है. जब भी ऑडिटर एक ओपिनियन देगा तो ओपिनियन देने से पहले उसको कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको इवैल्यूएट करना है. तो वी हैव लाइक 5 to 6 पॉइंट्स हियर. एंड सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के साथ में डिस्क्लोज करें हैं या नहीं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एडिक्वेटली डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़. जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करी हैं उसे अप्लाई करा है वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है. उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी आपने सिलेक्ट और अप्लाई करी हैं क्या वो आपने कंसिस्टेंटली लगाई हैं कि नहीं. फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स जो भी मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन आपके एफएस में प्रेजेंटेड है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटीरियल ट्रांजैक्शंस. की जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उसे प्रॉपरली आपको डिस्क्लोज करना चाहिए ऐसी चीज़ें जो कि मटीरियलिस्टिक है. एंड जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो एफएस में इंक्लूडिंग द टाइटल वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. तो जो भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है वो कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट. तो ये कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस है जो ऑडिटर को करने चाहिए बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन. Yeah, so 13th question is auditor's report will include a section with the heading responsibilities of management for the financial statement. तो इसमें आपको वही एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन को हमें ऑडिटर्स की रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है. एज यू कैन सी द रेलेवेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन. इट हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द आरटीपीज एंड एमटीपीज एंड इट कैन कम दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी फॉर्मेट में बन के क्वेश्चन आ सकता है. तो इस यहाँ तक के पैराग्राफ में तो इन्होंने एक जनरल बात करी है कि एक तो इन्होंने ऐसे 700 का रेफरेंस दिया है कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस. द ऑडिटर्स रिपोर्ट जो होती है इट विल इंक्लूड अ सेक्शन और हेडिंग यही वाली रहने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसे 200 विल एक्सप्लेन द प्रेमाइस. फिर इन्होंने ऐसे 200 को भी बीच में ले आए कि ऐसे 200 भी एक्सप्लेन करता है रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट. और जहाँ पे भी एप्रोप्रिएट होता है TCWG भी होता है ऑन विच एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस. जो आपका ऑडिट है वो ऐसे ही अकॉर्डेंस में कंडक्ट किया जाता है. मैनेजमेंट और TCWG रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो होती है, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल की भी होती है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है टू इनेबल द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि फ्री होने चाहिए फ्रॉम द मटीरियल वेस्ट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे बहुत जनरल इन्होंने 2 एसेस को रेफ़र करा, एक तो ऐसे 700 और एक ऐसे 200 की. ऐसे 200 में भी हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की ही नहीं जबकि इंटरनल कंट्रोल्स फॉर्म करने की भी होती है. और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ये 2 हैं जो इन्होंने अलग से डिफाइन करी हुई है. यही आपका मेन आंसर है. बट येस आपको ये भी एक्सप्लेन करना है. पहला पॉइंट है प्रिपेयरिंग द एफएस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज द मैनेजमेंट डेटरमाइंस इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड और एरर. असेसिंग द एंटिटीज़ एबिलिटी. फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को असेस करना चाहिए एंटिटी क्या इतनी एबल है टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड वेदर द यूज़ ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या ये एप्रोप्रिएट या डिस्क्लोजिंग है या नहीं. If applicable, matters which are related to going concern. The explanation of the management's responsibility for this assessment will include a description of when the use of going concern basis of accounting is appropriate. All right, अब हम आ जाते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर. द ऑडिटर इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड विद द ऑडिट. साफ साफ इन्होंने लिखा है ऑडिटर फुल्ली सेटिस्फाइड है और वो रिपोर्ट करना इशू करना चाहता है विदाउट एनी हेजिटेशन. तो ऑब्वियसली जब उन्होंने बोल दिया कि भाई फुल्ली सेटिस्फाइड है विद द ऑडिट तो इसका मतलब वो एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन ही देने वाला है ना, बिकॉज वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उसको कोई प्रॉब्लम कोई मिसस्टेटमेंट एज सच नज़र ही नहीं आ रहा है तो वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देगा. इसमें वो बोलेगा कि मुझे पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू नज़र आ रहा है, मुझे यही नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर एफआरएफ को फॉलो करके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाए गए हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे बनाए गए हैं. तो ये सब वो बोलने वाला है. लेट्स रीड इट आउट.
ऐसे 700 को रेफर तो देखो करना ही पड़ेगा। इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, जब वो कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF यूज फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS। ठीक है, फिर अगला इन्होंने बोला कि एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इंडिकेट करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बीइंग कॉन्स्टेंटली फॉलोड। उसके बाद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड कंप्लाई विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। आपको बताना पड़ेगा पहले वाले पॉइंट में, जैसे अगर आप एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो वो 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। वो ये इंडिकेट करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाए गए हैं। दूसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लाई करते हैं विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंप्लाई करते हैं विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कंप्लाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट, ऑल द मटीरियल मैटर्स विच आर रेलिवेंट टू प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैव बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज। और आपको बताना है कि आपके जो भी मटीरियलिस्टिक मैटर्स हैं वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट टॉक्स अबाउट द ऑडिटर्स रिपोर्ट विल इंक्लूड अ सेक्शन फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन। अब हम बताने वाले हैं कि बताओ बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जैसा कि देख सकते हो RTP में आया है, May 20 November 20 एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो येस, यू कैन मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हो मैंने सारे RTP MTP के क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट ऑन करे हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और RTP MTP PYQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। सो लुक एट दिस वीडियो फुल, आप पूरा इसका बेनिफिट लो। आपकी 20 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं एंड इफ यू फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग आई विल पुट ऑन मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस, मतलब अबाउट द MTP RTP's compiler questions I'll brought more, so stay connected, right? Okay, the next question is बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन इन द ऑडिटर्स। अब आपको बताना है बेसिस फॉर ओपिनियन में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 4 पॉइंट्स आते हैं, आपको सेम टू सेम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। आपको देखो कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखना है। आप सेंटेंसेस ऑब्वियसली पूरे याद नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज लेकिन अगर हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको कीवर्ड्स को तो याद करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट्स आप खुद से फ्रेम कर लो, ठीक है। ऑडिट में आपको कीवर्ड्स तो देखो लिखने ही पड़ेंगे सेम टू सेम वाले। तो एक तो आप ऐसे 700 का रेफरेंस दो। देखो अगर आपको ओपिनियन सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए, बेसिस फॉर ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन आए, आपको ऐसे 700 को तो रेफ़र करना ही करना है स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन FS। तो ऑडिटर की रिपोर्ट विल इंक्लूड अ सेक्शन विच विल बी फॉलोइंग ओपिनियन सेक्शन। उसकी हेडिंग होगी बेसिस फॉर ओपिनियन। 4 चीज़ें। पहली चीज़ देखो, सबसे पहले आपको ऐसा स्टेट करना है कि ऑडिट कंडक्ट हुआ इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड। दूसरा आपको बताना है, आपको रेफ़र करना है सेक्शन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो कि वो वाला सेक्शन जो डिस्क्राइब कर रहा होगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद इट विल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज। आपको एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना है उस बेसिस फॉर ओपिनियन वाले सेक्शन में कि आपका जो ऑडिटर है वो कौन है, इंडिपेंडेंट है और उसने सारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो किया, उसने सब कोड ऑफ एथिक्स को रेफ़र करा है। एंड द डी पॉइंट इज़ कि आपको एज एन ऑडिटर ये बिलीव होना चाहिए कि जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है। यहाँ पे सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट आपके कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। आई जस्ट मार्क द कीवर्ड्स नाउ। आपके कीवर्ड्स देखो क्या हो सकते हैं, ये वाला एक तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और आपको ये वाला इंडिपेंडेंट वाला वर्ड याद रखना है। आपको सब एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। फिर आपको याद रखना है एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कि उसका सेक्शन रेफ़र करना है। एक आपको याद रखना है ऐसे कि भाई ऐसे के अकॉर्डेंस में ही आपने ऑडिट कंडक्ट किया होगा। तो ये कुछ आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर द बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन। कम ऑन टू द 16th क्वेश्चन। यहाँ पे ये ओपिनियन की बात करता है जो हम ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ चुके थे कि भाई ओपिनियन में आपको क्या लिखना होता है। हमने ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करी है ऊपर इन द वन ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हो अबाउट द 5 पॉइंट्स, और वो यही वाले 5 पॉइंट्स है जो हम एक ड्राफ्ट करते हुए लिखते हैं। और सेकंड वाले पैराग्राफ में आप एक्चुअल ओपिनियन दे देते हो। तो वो कौन से 5 पॉइंट्स है जो हमें ओपिनियन में लिखने होते हैं। पहले देखो आपने ऐसे 700 का रेफरेंस देना ही देना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। आपके 5 पॉइंट्स ये हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है वो वाली एंटिटी जिसके FS आपके ऑडिट हुए हैं। आपको स्टेट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि आपके ऑडिट हो गए हैं। फिर आपको उन एलिमेंट्स का नाम लिखना है जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। फिर आपको रेफर करना है टू द नोट्स एंड दैट नोट्स विल बी इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, राइट। और लास्टली आपको क्या करना है, लास्टली आपको स्पेसिफाई करना है द डेट ऑफ द पीरियड, कि मतलब भाई कौन से पीरियड के जो आपने FS को ऑडिट किया है। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 पॉइंट्स को आप एज इट इज़ याद करो। एंड येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 बात करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ SS 700। जो आपका SS 700 है ना, वो कहता है कि भाई कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं SS 700 की। आया ये सिर्फ RTP में है मई 2021 में, लेकिन यू नेवर नो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ऑलराइट, तो व्हाट इज़ द नीड फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी एज पर SS 700, हमें ये बताना है। तो SS 700 बोलता है कि यू शुड बी एम्ड एट एड्रेसिंग एंड एप्रोप्रिएट, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन द ऑडिटर रिपोर्टिंग ग्लोबली। जो भी ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है उसको एक एप्रोप्रिएट अपने माइंड में बैलेंस बना के रखना होता है बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। और अगर आप ऐसा करते हो तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर ऑडिट रिपोर्टिंग बाय मेकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑडिटर्स। क्या होगा ना, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट दिखेगी अगर आप ये कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी जैसी चीज़ों को फॉलो करते हो। नेक्स्ट, आपका ऐसे प्रमोट करता है कंसिस्टेंसी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपको अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट में कंसिस्टेंसी को प्रमोट करना चाहिए, बट इट रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शंस। कंसिस्टेंसी एक रिपोर्ट में होना जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द SS प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। आपकी ग्लोबल मार्केट प्लेस में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अगर आप कंसिस्टेंटली अपने काम को फॉलो अप करते हो। ठीक है, आपकी जो ऑडिट्स हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रेजेंट कर रहे हो बहुत रिलायबल और रेलिवेंट होनी चाहिए, राइट। And your audits have been conducted in accordance with the globally recognized standards. Next, it also helps to promote users' understanding and to identify unusual circumstances when they occur. तो आपको क्या करना है, आपको प्रमोट करना चाहिए यूज़र की अंडरस्टैंडिंग एंड टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस व्हेन दे अकर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट यूज़र की भी देखो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है यू हैव टू एनालाइज। आप लास्ट लाइन में अगर देखो तो इन्होंने सिंपली बस इतना पूछा आपसे, यू हैव टू एनालाइज इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी विद एग्जाम्पल्स वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या इंडिकेटर्स हैं लैक ऑफ न्यूट्रलिटी की, कि कहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ न्यूट्रल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बायसनेस इन्वॉल्व है। तो ऐसे वो कौन से केसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो आपको बताना है, जो ऐसे जो चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि न्यूट्रलिटी की कमी है। ठीक है, वो कौन कौन से आपके इंडिकेटर्स हैं, तो देखते हैं। द सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ब्रॉट टू मैनेजमेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट। ये सबसे पहला पॉइंट है, सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। मतलब अगर आप सिलेक्टिवली चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो, जो भी मिस स्टेटमेंट्स ब्रॉट अप हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ बायसनेस इन्वॉल्व है, इसलिए आप सिलेक्टिवली चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, करेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स विद द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रिपोर्टेड अर्निंग्स बट नॉट करेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट्स हैव द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज रिपोर्टेड अर्निंग्स। तो वही चीज़ है कि आप सिलेक्टिवली चीज़ों को कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशंस करके कर रहे हो, सो ऑब्वियसली देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें दिखा रहा है। तो आप पहला इंडिकेटर क्या बताओगे, सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। और दूसरा है पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। देखो मैनेजमेंट का जजमेंट में बायसनेस होगी ही होगी, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। और जो आपका इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि सिलेक्टिव करेक्शन आप कर रहे हो मिस स्टेटमेंट्स का। और दूसरा क्या बताओगे, पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें आपका देखो SS 705 का रेफरेंस आ चुका है। अभी तक हम SS 700 पढ़ रहे थे, अब हमारे पास SS 705 आ चुका है। बात करते हैं इसके बारे में। Super Duper is a company engaged in manufacture of office furniture. Messrs. Young Old Associates. These are the statutory auditors of the company for the financial year. During the year under the audit, engagement partner CA Young noticed that the company has not bifurcated its loans and long term and short term. इन्होंने कहा कि CA Young understands कि ये जो मिस स्टेटमेंट है ये परवेजिव नहीं है लेकिन मटीरियल है। देखो हमें यहीं से चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसने बोला, साफ साफ बोला, इट इज़ नॉट परवेजिव बट इट इज़ मटीरियल। मतलब जब भी आपका मटीरियल होता है और परवेजिव नहीं होता है तो हम हमेशा एक कौन सा ओपिनियन देते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। एज द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ये जो भी इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, ये मटीरियल है बट इट इज़ नॉट परवेजिव। तो जब भी मटीरियल होगा बट परवेजिव नहीं होगा तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट टॉक्स अबाउट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपको एक पूरा केस स्टडी दे रखा है, इसमें आपको देख के ये समझना है कि आपको कौन सा ओपिनियन देना है। रीड इट आउट।
The auditors are engaged in manufacture of premium watches for the financial year during the course of audit. सीए ताज एंगेजमेंट पार्टनर ने फाइंड करा, लिखा है ना फाउंड आउट, मतलब उनको एविडेंस मिल गया। देखो ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आपको समझ जाने चाहिए अपने आप। फाउंड का मतलब है आपको एविडेंस तो देखो मिल गया है। ये हमारे पास दो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक तो आपको एविडेंस मिला और दूसरा कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड द ऑडिट एविडेंस इवन। फर्स्ट कंडीशन है कि येस आपको ऑडिट एविडेंस मिल गया दैट द स्टॉक एंड डेटर्स ऑफ द कंपनी कंस्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द टोटल एसेट्स आर नॉट रियलाइजेबल। फर्दर कैशियर ने फ्रॉड करा, बोथ द फैक्ट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड। Accordingly, CA Taj is of the view that both the situations are material and pervasive। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो आपकी कंडीशंस है वो मटीरियलिस्टिक भी है और परवेजिव भी है। तो जब भी देखो मटीरियल भी होता है और परवेजिव भी होता है तो हम क्या करते हैं, तो या तो एडवर्स ओपिनियन होता है या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा ओपिनियन इस केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एविडेंस फाइंड आउट कर लिया है। तो जब भी आपका एविडेंस फाइंड आउट हो जाता है और साथ ही साथ आपके मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल भी होते हैं, परवेजिव भी होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये एडवर्स ओपिनियन होता है। और अगर मान लो आपको एविडेंस नहीं मिला होता, ठीक है, और तब आपका मिस स्टेटमेंट जो है मटीरियल भी होता, परवेजिव भी होता, तो हम डिस्क्लेमर बोलते हैं। बट यहाँ पे तो आपको एविडेंस मिला है ना, तो यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन आएगा। अब आप क्वेश्चन में चेक करो, इट विल बी दिस ओनली आंसर आई मीन। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में इन्होंने साफ बोला है कि आपका एडवर्स ओपिनियन होगा। फिर आप इसको जो है यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हो कि सीए ताज फाउंड दैट द स्टॉक एंड डेटर्स ऑफ द कंपनी कंस्टिट्यूटिंग दिस एंड दैट आर नॉट रियलाइजेबल। फर्दर कैशियर ने कमिट करा था फ्रॉड, सच सिचुएशंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड। फिर आप यहाँ पे ये लाइन बोलोगे कि येस द स्टेटमेंट्स आर मटीरियल एंड परवेजिव, सो दे शुड गिव द एडवर्स ओपिनियन। सीए ताज विल ऑल्सो कंसिडर, फिर आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कारों में भी आ जाएगी और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी आ जाएगी। सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ, एंड दे वर रेफरिंग टू SS 700 एंड SS 705। तो इन दोनों एसेस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं। इफ़ यू वांट मोर ऑफ देम टू बी कवर्ड, प्लीज़ comment in the comment box that yes you want more of these types of videos, so that I'll be more motivated to make these videos for you all. Thank you.